नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसमें हम दिसंबर 2026 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस कोर्स की यह क्लास संख्या 12 है। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम एक बार पिछली कक्षा में जो हमने देखा था उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हमने अपनी चर्चा जो हिंदी की उपभाषा है उस पर शुरू कर दी थी और उसके अंतर्गत जो हमारी राजस्थानी उपभाषा है उसकी जो 4 प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, इन चारों के बारे में हमने विस्तार से देखा था। उसके बाद हमने पहाड़ी हिंदी के ऊपर अपनी चर्चा शुरू की थी, जिसमें हमने देखा था कि पहाड़ी हिंदी भी 2 तरह की है, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। जिसमें पश्चिमी पहाड़ी के बारे में देखा था कि वो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से बोली जाती है और मध्यवर्ती पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड है। और इस मध्यवर्ती पहाड़ी में भी 2 हिस्से करके हम पढ़ते हैं, जिसमें एक हमारी कुमाऊनी हो जाती है और दूसरी गढ़वाली। ठीक है। फिर हमने उत्तराखंड के मैप के आधार पर देखा था कि उत्तराखंड का पूर्वी क्षेत्र है उसको हम कुमाऊँ बोलते हैं और उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वो गढ़वाल है। उसी आधार पे इस क्षेत्र की जो हिंदी बोली है वो कुमाऊनी है और जो पश्चिमी क्षेत्र है उसकी बोली गढ़वाली है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को देखा था। हम थोड़ी कुमाऊनी और गढ़वाली के बारे में देख लेते हैं। तो हमने कुमाऊनी के बारे में चर्चा शुरू की थी अपनी। तो कुमाऊनी जो है देख लिया आपने, वही उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। मुख्य रूप से इसमें जगह हो जाएंगे नैनीताल, ठीक है, अल्मोड़ा, और पिथौरागढ़। ठीक है। ये 3 मेन जगह हैं जहाँ अपनी ये कुमाऊनी बोली जाती है। लगभग पूर्वी क्षेत्र का जो भी इलाका है वहाँ कुमाऊनी है। इसमें क्या है कि इसमें प्राचीन काल में इसमें साहित्य नहीं लिखे, लेकिन अभी आधुनिक समय में इसमें साहित्य लिखा जा रहा है। तो इस बोली में प्राचीन साहित्य तो नहीं मिलता, इसको आप ऐसे सेपरेट कर लो। तो नहीं मिलता, किंतु आधुनिक समय में प्रचुर मात्रा में साहित्य रचना हो रही है। साहित्य रचना हो रही है। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, मतलब प्राचीन काल में अगर उस तरह से देखिए बहुत पहले से, तो बहुत पहले से इसमें कुछ ऐसा साहित्य नहीं मिलता है। अभी के टाइम में इसमें साहित्यिक रचनाएं मतलब 19वीं-20वीं शताब्दी में और अभी के टाइम पे इसमें साहित्यिक रचनाएं हो रही हैं। इसकी प्रमुख बोलियां जो हैं सिराली, सोरियाली, और
भोटिया, ये प्रमुख बोलियां नहीं, इसको उपबोलियां, बोली तो ये है ही, प्रमुख उपबोलियां कर लेना, उपबोलियां। तो वही है ना, बोलियों का अगर क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाएगा ना तो उसमें तो बोलियां हो ही जाएगी। अब ये पूरे पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता है उत्तराखंड के, तो इसलिए इसके अंतर्गत इसमें भी विविधता मिल जाती है। तो कौन कौन सी है, सिराली होगी, सुरियाली होगी, भोटिया होगी, और भी है, लेकिन ये मुख्य उपबोलियाँ हैं। ठीक है, तो ये हमारी होगी कुमाऊनी। अब हम देखेंगे गढ़वाली को। मैं इसको भी मिटा देता हूँ। गढ़वाली के बारे में हमने देखा था कि ये उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, ये हमने देख लिया था, बी कर लेना गढ़वाली। ठीक है, गढ़वाली कहाँ है, उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में, मुख्यतः हो गया देहरादून, उत्तरकाशी, गढ़वाली के नाम पे कुछ उनके प्रांतों का नाम है, जैसे कि टिहरी गढ़वाल। ठीक है, और पौड़ी गढ़वाल, में बोली जाती है। ठीक है, पूर्वी पश्चिम में जब भी कंफ्यूज हो ना तो थोड़ा सा ट्रिक ऐसे याद कर लेना। देखो, कुमाऊं है, कुमाऊं ये हो रहा है पूर्वी, और गढ़वाल हो रहा है पश्चिमी। तो इतना तो याद रखना पड़ेगा कि जो हमारी मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी है जो कि उत्तराखंड में बोली जाती है, उसमें दो हिस्से हो जाते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो कुमाऊनी से कुमाऊं क्षेत्र हो गया और गढ़वाली से गढ़वाल क्षेत्र हो गया। तो पूर्वी का यही याद रखना, जिसमें ऊ की मात्रा है ना, पूर्वी में ऊ की मात्रा आ रही है, तो ऊ वाली मात्रा जो है वो ऊ के साथ मैच करके ऐसे याद रखना, कुमाऊं पूर्वी और गढ़वाल पश्चिमी। यानी कि ऊ की मात्रा से एक याद कर लेना पूर्वी वाला, तो दूसरा याद रह जाएगा गढ़वाल पश्चिमी। तो ऐसे थोड़े से ट्रिक लगा के, क्योंकि हर चीज़ तो याद हो नहीं पाएगी कि एक एक चीज़ हम याद कर लें, तो वैसे ट्रिक की मदद से आप भी अपना भी ट्रिक लगा सकते हो, जो भी आपको ऐसा लगे, तो इसकी मदद से याद करना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया इसका। इसके बाद इसमें है लोक साहित्य, बहुत ज़्यादा है, लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, इसकी जो मुख्य उपबोलियाँ हैं, प्रमुख उपबोलियाँ, वो है राठी, श्रीनगरिया,
ठीक है, तो ये इसकी हो जाएंगी प्रमुख उपबोलियाँ। तो ये अपना हो गया गढ़वाली। मैप में जैसे यहाँ तो आपको नहीं दिख रहा होगा, मैप आप खोल कर देखोगे उत्तराखंड का ना, तो ये देहरादून वगैरह इसके पश्चिम ही आता है। तो देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, ये सब पश्चिमी इलाके की इसके जगह हैं। तो वो यहाँ पे ये गढ़वाली बोली जाती है। तो ये अपनी हो गई पहाड़ी हिंदी। तो हमने दो भाषा वर्ग पढ़ लिया, राजस्थानी और पहाड़ी। अब हम देखेंगे बिहारी हिंदी। अब तीसरा पॉइंट देना आप, बिहारी हिंदी। नाम से स्पष्ट है, बिहार तो हो ही गया। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में बोली जाती है। तो यह मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश में इसके रिक्वायरमेंट नहीं तो हटा ही देता हूँ मैं। उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और तीसरा मैथिली। तो 3 प्रमुख बोलियां इसमें आ जाती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब इन 3 बोलियों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। मुख्य इलाका समझ के बिहारी हिंदी का, बिहारी तो नाम से तो बिहार तो ही गया, और बिहार से सटा जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है उसमें भी ये बिहारी हिंदी बोली जाती है। 3 प्रमुख बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। देखिए हम पहले भोजपुरी। तो अगर बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से देखेंगे ना कि लोग कितना बोल रहे हैं, तो उस दृष्टि से ये सबसे बड़ी बोली है पूरी। मतलब बिहारी भाषा वर्ग जो है, बिहारी हिंदी उसकी तो है ही, इसके अलावा पूरी हिंदी के, तो पूरी हिंदी की सर्वाधिक, ऐसे इसको लिख लेना, हिंदी की सर्वाधिक प्रचलित बोली है। मतलब कहने मतलब कि सबसे अधिक संख्या में जो लोग हैं इस बोली का प्रयोग करते हैं। इसको लिख लेना कि हिंदी समझने के लिए हिंदी भाषा में जितनी भी बोलियां हैं, जितनी भी बोलियां हैं
उसमें सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग बोलने वाले लोग इसी बोली के हैं। इसी बोली के हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई, मतलब सबसे अधिक प्रचलित बोली है। यहाँ तक कि अपने भारत में तो है ही, भारत के बाहर भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ ये बोली जाती है। और इसका प्रमुख केंद्र, इस बोली का प्रमुख केंद्र बिहार का भोजपुर जिला है। और इसी के नाम पे, और इसी के नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। ठीक है, बिहार में एक भोजपुर ज़िला है और वहीं इसका केंद्र है। वहाँ ये प्रमुख केंद्र है, वैसे तो बहुत इलाके में बोली जाती है, लेकिन प्रमुख केंद्र भोजपुर ज़िला है और इसी के नाम पे इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। तो ये तो ही क्या प्रमुख सेंटर इसका। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, बिहार में आप देख लो तो भोजपुर तो ही गया, भोजपुर, छपरा, ठीक है, सिवान, सासाराम, नरोतास हो गया, कुछ हिस्सा चंपारण में भी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ उत्तर प्रदेश में बस्ती, गोरखपुर, ठीक है, उसके बाद बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो मतलब इन सब इलाकों में ये तो मतलब मुख्य मुख्य हो गया। इसके अलावा भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ ये बोली जाती है। इसके अलावा झारखंड में के भी कुछ हिस्से में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो ये इसका प्रमुख क्षेत्र है, लेकिन सेंटर जो है वो हमारा भोजपुर है, जहाँ से इसका नाम पड़ा भोजपुरी। इसमें जो है लोकगीत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा प्राचीन साहित्य तो नहीं मिलता, लेकिन गीतों की रचना ना बहुत ज़्यादा हुई है और हर मौके पर गाए जाने वाले गीत, जैसे शादी के हो गए और शोक गीत भी हैं। मतलब हर तरह के मौके पर गाने के लिए आपको जो लोगों के बीच बनी हुई जो गीत है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। इसमें एक भोजपुरी के मुख्य नाटककार हैं
नाटककार और लोक कवि भी कह सकते हैं उनको, गीत भी काफ़ी लिखे हैं। लोक कवि भिखारी ठाकुर, बहुत प्रसिद्ध नाम है। मतलब भोजपुरी नाटक या लोकगीत की कोई बात आएगी ना, तो उसमें भिखारी ठाकुर का नाम हमेशा आएगा। तो कभी ये पूछे कि ये किस भाषा वर्ग से संबंधित है, तो बिहारी हिंदी, और किस बोली से संबंधित है, तो भोजपुरी से संबंधित है। इनका भिखारी ठाकुर इनका प्रमुख नाटक है। विदेशिया। विदेशिया है। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर शेक्सपियर बहुत बड़े नाटककार हैं अंग्रेजी भाषा के। तो इनकी मतलब इन्होंने भी जो नाटक लिखे, कम से कम 12 या 13 नाटक लिखे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फेमस नाटक है विदेशिया। तो इनके जो नाटक लिखने के मतलब जितने ये माहिर थे, इसके आधार पर इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि नाटक के क्षेत्र में शेक्सपियर एक बहुत बड़ा नाम है, तो उससे इनकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए भिखारी ठाकुर। 1-2 पॉइंट और है भोजपुरी का, हम इसमें देख लेते हैं। हाँ, 1 पॉइंट इसमें लोकगीत पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है मौखिक रूप में। ऐसा नहीं है कहीं कुछ लिखा हुआ या साहित्य के रूप में रखा हुआ है, कि लोकगीत ना पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे बनते हैं, चलते हैं लोगों के जुबान पे, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लोकगीत है। ऐसा नहीं है कहीं लिख के रखा गया हो, साहित्यिक तौर पर ऐसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहला प्रयोग है ये कहाँ मिलता है? सत्रह सौ 89 ईस्वी में काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों द्वारा बोली जाने वाली बोली को पहली बार पाली भाषा जो थी वो कहा गया कि इन्होंने भोजपुरी भाषा में बात की थी। तो ऐसा पहला प्रमाण मिलता है 1789 ईस्वी में काशी के राजा चेत सिंह के द्वारा। तो बिहार और उत्तर प्रदेश तो ही गए, इसके अलावा ये विदेशों में भी फिजी हो गया, मॉरिशस आदि जगहों पर देशों में
एक मिनट। सॉरी। ठीक है, तो ये हमारी होगी भोजपुरी। भोजपुरी में हमने देखा कि इसका जो है प्रमुख क्षेत्र वही है, बिहार भी है, यूपी में भी है। बिहार में भी सासाराम, सिवान, छपरा भोजपुर मुख्य केंद्र है। उसके बाद सासाराम, सिवान, छपरा, रोहतास, चंपारण, इन सब जगहों पर बोली जाती है। यूपी में भी गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर, बलिया, इन सब जगहों पर भोजपुरी का प्रयोग होता है। इसके अलावा विदेशों में भी, फिजी, मॉरिशस, ऐसे जो कुछ देश हैं वहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है। और इसका पहला प्रयोग हमने देखा कि 1789 में काशी के राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया। उनके जो सिपाही जो भाषा बोलते थे उसके लिए भोजपुरी नाम दिया गया कि वो भोजपुरी भाषा में बात करते थे। इसके बाद हमने इसके एक प्रमुख जो नाटककार हैं भिखारी ठाकुर, उनको देखा, और उनका एक प्रमुख नाटक कौन सा है, विदेशिया, और इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये हमारी होगी भोजपुरी। अब हमारी जो अगली बोली है बिहारी हिंदी की, वो है खा। कौन सी है वो, मगही। एक मिनट। दूसरी हमारी जो बोली हो गई इसके, वो हो गई मगही। मगही जो वर्ड बनाया, थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, मगध का एक बिगड़ा हुआ, मगध जो है हमारा संस्कृत का वर्ड है, प्राचीन शब्द है ये, तो मगध उसी का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है। तो मगही अर्थात, मगही अर्थात मगध की भाषा। ठीक है, मगही अर्थात मगध की भाषा। मगध जो हुआ करता था ना, मगध साम्राज्य जिसका प्रमुख सेंटर तब पाटलिपुत्र है, अभी जो पटना है, जो पाटलिपुत्र हुआ करता था, तो उस क्षेत्र की भाषा है, यानी कि पटना और गया, पटना और गया की बोली। ठीक है, पटना और गया की बोली है ये मगही। और लोक साहित्य, लोक साहित्य काफ़ी है इसमें। लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मात्रा में उपलब्ध है। इसमें भी दो नाम आते हैं, लोरिक और गोपीचंद। लोरिक और गोपीचंद के लोकगीत काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये जो नाम आ रहे हैं ना एक दो, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना कि मिलान करने वाला में ना काफ़ी बार दे चुका है। जैसे भिखारी ठाकुर है तो भोजपुरी ऐसे मिलान करने को दे देगा ना, लोरिक के साथ किसको मिलान करोगे तो मगही को। तो थोड़ा सा ये जो एक दो नाम आ रहे हैं ना बीच बीच में, हर एक भाषा में, हर बोली में हम देख रहे थे कुछ कुछ नाम आ जा रहे थे, तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। मिलान करने के लिए इसमें पूछ सकता है। ठीक है,
जैसे हमने देखा था ना कि मीराबाई का क्या था, तो राजस्थानी भाषा में लिखी है लेकिन किस में, तो मारवाड़ी में, तो कभी मिलान करने में इस तरह से दे सकता है। तो वो जो नाम कभी कभी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं ना, तो उनको ध्यान रखना है हमें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो हमारी मगही हो गई। अब तीसरी बोली है बिहारी हिंदी की, वो है मैथिली। बहुत प्राचीन साहित्य से मिलता है। इन तीनों बोलियों की देखी जाए ना बिहारी हिंदी वालों में, तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो समृद्ध परंपरा चली आ रही है एक साहित्य की बहुत प्राचीन काल से, वो भी लिखित रूप में, तो हमारी मैथिली ही है। ठीक है, तो हमारी तीसरी बोली जो है वो है मैथिली। ठीक है, नाम से ही लग रहा है। नाम से लग रहा है कि हमारी मिथिला प्रदेश की भाषा है। ठीक है, मिथिला प्रदेश की भाषा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी जगह आ जाएंगे, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, मुंगेर हो गया, पूर्णिया हो गया। ठीक है, ये सारे इलाके मैथिली के हैं। तो बिहार के, मुख्यतः बिहार में ही है, बिहार के मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया, दरभंगा, आदि जिलों में बोली जाती है। और बिहारी हिंदी में बात करेंगे तो साहित्यिक दृष्टि से सबसे अधिक जो समृद्ध बोली है यही मैथिली है। साहित्यिक दृष्टि से बिहारी हिंदी में सबसे समृद्ध बोली है, सबसे समृद्ध बोली है। और यही नहीं, मतलब प्राचीन काल से ही मिलने लगता है, ऐसा नहीं कि कोई मध्य युग में, आधुनिक युग में रचनाएं हुई हैं। इस बोली में आदिकाल से ही रचनाएं मिलने लगती हैं। मिलने लगती हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा नाम विद्यापति, इन्होंने पदावली लिखी थी, पदावली। जरूर से याद रखना, इसी बोली में लिखी गई है। इनको हम मैथिली कोकिल भी बोलते हैं, मैथिली कोकिल।
मैथिली कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख उपबोलियाँ हैं। छः ही हैं, बोलिए 6 हैं। कौन कौन से? तो पूर्वी मैथिली, 4 तो मतलब दिशा के नाम पे ही हैं। पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, उसके बाद छिका छिकी, और जुलाहा। तो वहीं जाते हैं ना, जो बोली ज़्यादा बहुत प्राचीन हो जाती है ना, तो समय के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में उनकी कुछ कुछ अलग अलग विशेषताएं मिलने लगती हैं। तो बहुत प्राचीन बोली है, विद्यापति आदिकाल के रचनाकार माने जाते हैं, तो उन्होंने इस बोली का प्रयोग किया है और वहाँ से साहित्य लिखे हैं। तो साहित्य की एक पूरी परंपरा मिलती है। तो इसमें 6 उपबोलियाँ हो जाती हैं। ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, छिका छिकी और जुलाहा। ठीक है, अगर भाषिक दृष्टि से देखेंगे तो भाषिक दृष्टि से यह बांग्ला भाषा की पड़ोसी भाषा है, पड़ोसी है। दोनों में कई समान तत्व मिलते हैं। तो बांग्ला की पड़ोसी भाषा है, और इसीलिए ना जो कभी कभी विद्यापति पे बांग्ला वाले भी अपना अधिकार जताते हैं, और मिथिला वाले उन्हें अपने प्रदेश का बोल के अपनी भाषा पे मतलब अपने क्षेत्र का अधिकार जताते हैं विद्यापति पे। तो यह बहुत बड़ा नाम है विद्यापति का। और मैथिली भाषा से या मिथिला से ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तो यह पूछा जा सकता है। तो याद रखना कि विद्यापति की जो पदावली है, उन्होंने संस्कृत में भी रचनाएं की हैं, भ्रंश में भी रचनाएं की हैं, लेकिन जो ज़्यादा फेमस रचना हुई उनकी पदावली वो इसी बोली में है, मैथिली में ही लिखी गई है। तो ये हमारी होगी मैथिली। तो बिहारी, हिंदी जो था हमारा वर्ग, उसमें हमने 3 बोलियों को पढ़ लिया, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब हम अगले भाषा वर्ग की ओर बढ़ेंगे, पूर्वी हिंदी। ठीक है, 3 हमने देख लिया अभी तक, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। इन 3 भाषा वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब चौथा हमारा जो भाषा वर्ग है वो है पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी जो है
ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ गण में प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये 3 मेन स्टेट आ जाते हैं जहाँ पूर्वी हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों आपस में पड़ोसी स्टेट हैं। कल इसको हम एक बार मैप से भी देख लेंगे। तो इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं। प्रमुख बोलियां हैं कौन कौन सी? एक तो हमारी हो गई अवधी, फिर बघेली, और तीसरी छत्तीसगढ़ी। तो 3 बोलियां इसमें आ जाती हैं पूर्वी हिंदी में, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब इन 3 बोलियों के बारे में विस्तार से हम कल देखेंगे। अवधी से शुरू करेंगे। तो आज की कक्षा यही रहने देते हैं। अभी हमारी भाषा वर्ग के रहेंगे तो 2 भाषा वर्ग अभी हमारा बच रहा है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। और इन दोनों को बोलने वाले लोग काफ़ी मात्रा में हैं और इसको थोड़ा व्यापक तौर पर हमें पढ़ना भी है, क्योंकि जो लोग प्रिय साहित्य काफ़ी इन्हीं 2 भाषाओं में, 2 भाषा वर्ग में मिलते हैं। एक तो हमारा जो राम काव्य है वो पूरा लगभग अवधि में ज़्यादा मिलता है, और कृष्ण काव्य वो ज़्यादा ब्रज में। तो ये एक पूर्वी में आएगा, एक पश्चिमी में। तो दोनों भाषा वर्ग भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं, तो इनको थोड़ा हमें विस्तार से देखना है। ठीक है, तो एक पूर्णतः रिकॉर्डेड क्लास है, तो अभी तो आप मैं लाइव कमेंट तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जब भी आप इस क्लास को देखें तो इस क्लास पे ज़रूर कमेंट दें। जो आपके सुझाव हों वो ज़रूर हमें लिख कर बताएँ, ताकि मैं आपके रिस्पांस देख सकूं और उसका रिप्लाई दे सकूं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे अच्छी मात्रा में तो मैं लाइव क्लास ले पाऊँगा। 50 सब्सक्राइबर्स कम होने की वजह से 50 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होंगे मैं लाइव क्लास नहीं कर पाऊँगा। तो क्लास को ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। धन्यवाद।